नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के प्लेसेज इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले जो भी स्थान होते हैं उनके बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर प्रकाश डालते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है नामीबिया। तो नामीबिया के बारे में हम देखेंगे क्योंकि हाल ही में देखें तो देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने लगभग 5 देशों की जो अपना विदेशी दौरा था उसे कल पूरा किया और उसी क्रम में देखें तो प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो नामीबिया देश में हुआ था। तो हम देखेंगे कि आखिर जो नामीबिया है वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है या भारत नामीबिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन मुद्दों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो नामीबिया देश है, नामीबिया देश में जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन पर भी मानचित्र के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पीएम मोदी का जो नामीबिया दौरा है बड़ा चर्चा में रहा है और कई सारे जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें वहां पर सम्मान भी दिया गया है और इस कारण से बड़े स्तर पे जो नामीबिया है वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ये भी कहा जा रहा है कि नामीबिया पीएम पहुंचे हैं और लगभग 27 साल बाद हो रहा है किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नामीबिया का दौरा। तो इस कारण से भी देखें तो एक महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। तो देखेंगे इसके बारे में कि आखिर क्या पूरी बातें हैं, क्या घटनाक्रम है। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील के 4 दिवसीय सफल दौरे के बाद अफ्रीका का जो देश है नामीबिया वहां पर पहुंच गए और एक तरह से देखें तो अंतिम यात्रा के तौर पे जाना जा सकता है। यहाँ से प्रधानमंत्री सीधे कल वापस भारत लौट गए। नामीबिया पहुंचने से पहले पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर देखेंगे तो भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक जो नृत्य हैं, जो भी पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उनको भी वहाँ पर बजाया गया और दर्शाया गया। तो इस तरह की जो पूरी एक्टिविटी है वो देखने को मिली। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि नामीबिया जब प्रधानमंत्री पहुँचे तो उनका खास तौर पे सम्मान किया गया और इसी के संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री के द्वारा कई सारी जो गतिविधियां हैं उनमें भी वो शामिल हुए और ख़ास तौर पे देखें तो व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इस तरह के जो विभिन्न मुद्दे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, इन क्षेत्रों पर जो समझौते हैं उस पर भी हस्ताक्षर हुए। नामीबिया की जो संसद है उसके संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया है देश के प्रधानमंत्री ने और भारत और नामीबिया के बीच में जो अफ्रीकी ये देश है इसके बीच में जो संबंध है वो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के साथ जो भारत के संबंध हैं उन प्राथमिकताओं को कहीं ना कहीं अब स्पष्ट कर रहा है। और लंबे समय के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो नामीबिया में हुई है और इस कारण से ये जो एक जुड़ाव है ये ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आखिर जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं इनकी जो नामीबिया की यात्रा है इसके महत्व क्या है। तो ये भारत की अफ्रीकी जो नीति है, जो आगामी इंडिया अफ्रीकी जो फोरन समिति है उसके लिए, उस सम्मेलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी तरफ देखें तो जो नामीबिया देश है ये कई सारे जो कह सकते हैं ऐसे जो मेटल्स हैं, जो खनिज संसाधन हैं, उनसे ये पूरी तरह से क्या है ये कह सकते हैं कि इसके पास बड़ा एक रिजर्व है। जैसे यूरेनियम की बात करें, डायमंड की बात करें या फिर कोबाल्ट की बात करें, दुर्लभ जो खनिज तत्व हैं, जो क्लीन एनर्जी है। तो इस तरह के जो बहुत सारे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के संदर्भ में क्या है कि दोनों देशों के बीच में कुछ बड़े जो समझौते हैं वो होने की संभावना थी। इस कारण से भी देखें तो नामीबिया भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और देश के प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये वैश्विक जो कूटनीति है, ग्लोबल स्तर पे जो डिप्लोमेसी है उसको ध्यान में रखते हुए की गई है और ग्लोबल साउथ का जो नेतृत्व है अब आने वाले समय में हो सकता है कि भारत करे। इस कारण से देखें तो एक जो राजनैतिक महत्व है, एक सामरिक महत्व है, वो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो भारत और जो नामीबिया है इनके बीच में क्या है कि दोनों के बीच का जो इतिहास है, एक जो संबंध है वो आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। औपनिवेशिक अतीत और उपनिवेशोत्तर जो समय है उस समय से ये जो दोनों देश हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं संपर्क में रहे हैं। 1946 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र जब महासभा में नामीबिया की जो स्वतंत्रता है उसका प्रश्न उठाया था और वही नहीं, नामीबिया की जो मुक्ति संघर्ष का जो नेतृत्व है वो दक्षिण पश्चिम जो अफ्रीका पीपुल्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो SWAPO है, उसका जो पहला दूतावास है वो कहाँ पर खोला गया, तो वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में 1986 में स्थापित किया गया।
तो उसके बाद लगातार 1990 में नामीबिया को स्वतंत्रता मिलने के बाद देखें तो एक पर्यवेक्षक मिशन का जो उच्चायोग है वो अपग्रेड जो दर्जा है वो दिया गया। फिर 94 में नामीबिया नई दिल्ली में अपना पूरा जो विकसित दूतावास है वो खोला। तो भारत के लिए ये सारे घटनाक्रम महत्वपूर्ण थे। भारत नामीबिया के बीच में देखें तो जो विश्वास मित्रता है वो काफ़ी पुराना रहा है। भारत के पास पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में देखें तो महत्वपूर्ण जो हित वाले जो देश हैं उनमें नामीबिया भी शामिल है। तो यहाँ के व्यापार, विकास, सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग, ऐसे विभिन्न जो मुद्दे हैं उनसे भारत के और नामीबिया के बीच में गहरे संबंध है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे कि भारत और नामीबिया के संदर्भ में अगर हम देखें कि एक दूसरे के लिए कैसे ये महत्वपूर्ण है, ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि नामीबिया भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो भारत के पास जो भी अफ्रीका में महत्वपूर्ण जो हित हैं, जो उसके अपने इंटरेस्ट हैं, जैसे व्यापार की बात करें, बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करें, एनर्जी कोऑपरेशन की बात करें, तो उस दृष्टिकोण से देखें तो नामीबिया महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात करें तो एक लंबे समय तक दीर्घकाल जो सस्टेनेबल टिकाऊ डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए नामीबिया भारत के लिए महत्वपूर्ण है। खास तौर पे जो बायलैटरल रिलेशन है, द्विपक्षीय जो संबंध है, उनके संदर्भ में देखें तो जो खनिज है, ऊर्जा है, अर्थव्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, क्षमता निर्माण है, उस पर खास तौर पे एक दूसरे को दोनों देश क्या कर सकते हैं, ये सहायता प्रदान कर सकते हैं। और हाल ही में देखें तो भारत की जो चिता कूटनीति है उसको कहीं ना कहीं उस चिता कूटनीति में एक महत्व हासिल कर लिया है, क्योंकि नामीबिया से जो चीता है उनको भारत लाया गया है, उस पर हम आएंगे। दूसरी तरफ देखें तो नामीबिया का भारत के लिए अगर देखें कि क्या आर्थिक महत्व है, तो नामीबिया दूसरे स्तर पर देखें दुनिया में यूरेनियम का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राष्ट्र है। यूरेनियम ही नहीं बल्कि और भी आप देखेंगे लिथियम है, जिंक है, रेयर अर्थ जो एलिमेंट है, ऐसे जो धातुएं हैं उनका सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो माना जाता है नामीबिया। तो इस प्रकार दोनों देशों के लिए क्या है, ये लाभकारी ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण जो खनिज साझेदारी है उसकी जो संभावना है वो प्रबल हो गई है। और हाल के वर्षों में देखें तो जो भी इकोनॉमिक कमर्शियल जो भी संबंध हैं वो दोनों देशों के बीच में मजबूत हुए हैं। 2023 के बीच देखें तो दोनों देशों के बीच में जो भी व्यापार था वो काफ़ी आगे बढ़ा था। ये कहा जा रहा है कि लगभग 178% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई। भारत का जो निर्यात था वो 418 जो मिलियन डॉलर है वो पहुंच गया, और नामीबिया से जो आयात है वो 235 मिलियन डॉलर बताया गया। तो इस तरह से देखें तो व्यापार के स्तर पे जो खनिज तेल है, दवा है, जो उत्पाद है, जो मशीनरी है, जो अनाज है, ये दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं एक तरह से जो संबंध है वो विकसित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसका तो ये भी कहना है कि भारत का जो निवेश है वो लगभग 800 मिलियन डॉलर है, जो मुख्य रूप से जस्ता, हीरा प्रसंस्करण जैसे जो खनिज संसाधन है उनसे वो युक्त है। तो इस तरह के दोनों देशों के बीच में सहयोग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, भारत ने खास तौर पर अगर देखेंगे तो नई दिल्ली से नामीबिया को उसके विषम परिस्थिति, बड़े बुरे दिनों में कई सारे ऐसे सहयोग किए हैं, जैसे वैक्सीन की लगभग 30,000 जो खुराकें हैं वो नामीबिया को भेजी थी। नामीबिया में अगर हम बात करेंगे जो सूखा पड़ता है तो सूखा के समाधान के लिए बड़े स्तर पे जो भारत है उसने अनाज फसलें भेजी हैं, चावल बड़ी मात्रा में भेजा है। कई मौक़ों पर जब वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली, प्राकृतिक आपदा की स्थिति देखने को मिली, तो उस समय हमेशा भारत नामीबिया के साथ खड़ा दिखा है। नामीबिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी परिषद की जो अस्थायी सदस्यता है उसके लिए भारत की जो उम्मीदवारी है, जो इंडिया की जो दावेदारी है, उस पर हमेशा समर्थन किया है। तो इस कारण से भारत के साथ नामीबिया खड़ा रहा है। 2022 में भारत के जंगलों में चीता को फिर से क्या किया गया, बसाने के लिए नामीबिया से चीतों का स्थानांतरण किया गया। और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरह से एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया और उसके तहत ये जो पूरी प्रक्रिया है ये स्टार्ट की गई। नामीबिया से सबसे प्रारंभिक स्तर पे 8 चीतों को क्या किया गया, भारत लाया गया, जो किसी प्रमुख मांसाहारी प्रजाति का दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण था। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो पहली बार नामीबिया से की गई। दूसरी बात करें तो अफ्रीका और चीन के बीच में भी बड़े स्तर के संबंध हैं।
जैसे 20 वर्षों में चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा जो द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार है वो बन चुका है। उसका जो व्यापार है इन देशों के साथ $200 बिलियन से भी अधिक हो चुका है। और इस कारण से देखें तो चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है चीन अफ्रीका के सहयोग से 2000 में ही स्थापित कर एक साझेदारी जो मंच है वो स्थापित किया और कहीं ना कहीं देखें तो इन क्षेत्रों में अपनी जो पैठ है वो बढ़ाने का प्रयास किया। चीन अफ्रीका में अपना विस्तार भी कर रहा है और इसके साथ ही देखें तो बड़े स्तर पे बहुत सारे जो अफ्रीकी कंट्रीज हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ऋण या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है। और उसकी एक खास नीति है अफ्रीका सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी, जो चीन की अफ्रीका जो नीति है उस पर जो निर्भरता है, आत्मनिर्भरता है, वो पैदा करने के लिए वैश्विक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो इस तरह से लगातार क्या है कि चीन अफ्रीकी देशों में एक तरह से अपनी जो पैठ है वो बढ़ाते जा रहा है, लेकिन अब भारत भी पीछे नहीं रहने वाला है। भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा अब व्यापारिक जो साझेदार है वो बन चुका है, जिसका जो व्यापार है 2023 में अगर देखेंगे तो ये जो व्यापार है, जैसे अगर चीन के संदर्भ में देखें तो $200 बिलियन हो चुका है, तो भारत का जो व्यापार है वो $100 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। विदेश मंत्रालय का तो ये भी कहना है कि भारत अफ्रीका के लिए 10वां सबसे बड़ा FDI सोर्स के तौर पे अब जाना जा रहा है और उसने अफ्रीका के महाद्वीप के लगभग 43 देशों में 206 बुनियादी जो ढांचा परियोजनाएं हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट किया है। और इसके अलावा बहुत सारी जो परियोजनाएं, लगभग 60-70 जो परियोजनाएं हैं अब भी निर्माणाधीन है। तो इस तरह से भारत भी लगातार अफ्रीकी देशों में अपने जो पैठ है उसे मजबूत कर रहा है। भारत ने अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत ही व्यापक और मानवीय जो दृष्टिकोण है वो अपना है। अफ्रीकी जो भी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसे देखें तो उसने भारत अफ्रीका जो एक तरह से संबंध है, जो व्यापार है, उसमें विस्तार दिया है, जिस कारण से देखें तो आर्थिक जो प्रगति है वो सुनिश्चित हुई है, गरीबी कम हुई है, रोजगार के जो अवसर हैं वो अफ्रीकी देशों में बढ़े हैं। तो इस कारण से अब भारत की जो पैठ है वो अब कहां पर पहुंच चुकी है, तो वो अफ्रीकी देशों में पहुंच चुकी है। 2018 की शुरुआत में देखें तो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत इस रिश्ते को, अफ्रीकी देशों के साथ जो रिश्ते हैं उनको खास तरह पे एक स्तर पे देखता है और भारत की प्राथमिकता सिर्फ अफ्रीका नहीं है बल्कि भारत की प्राथमिकता अफ्रीकी है, अफ्रीका में रहने वाले हर पुरुष, महिला, बच्चे हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया था और इसके तहत देखें तो कई सारे जो पहल हैं वो अफ्रीकी देशों के साथ भारत के अब पहल स्टार्ट होने, जैसे अफ्रीका भारत क्षेत्र में जो प्रशिक्षण अभ्यास है, AF इंडेक्स कहा जाता है, वो लगातार क्या है कि वो संचालित किया जा रहा है। तो इस तरह के जो भी अभ्यास है उनके माध्यम से जो रक्षा क्षेत्र है उस क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने का जो प्रयास है, जिसमें नामीबिया ने भी भाग लिया था 2022 में। भारत अफ्रीका जो रक्षा वार्ता है सागर, हिंद महासागर क्षेत्र के सभी सुरक्षा विकास के संदर्भ में ये पहल स्टार्ट की गई थी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध अब विकसित हो रहे हैं। अब बात कर लेंगे इस पूरे एपिसोड में जो हमारा मूल मुद्दा होता है कि हम प्लेसेस इन न्यूज़ के तहत जो प्लेस है उसकी हम चर्चा करें, जिसमें हम बात करें आज किस देश की, किस प्लेस की, हम नामीबिया की बात कर रहे हैं। तो अब नामीबिया को हम देखने का प्रयास करेंगे, कहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के अगर आप एक तरह से साउथ वेस्ट में आएंगे, दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो यहीं पर एक देश आपको देखने को मिलेगा। यही क्या है, यही नामीबिया है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखा है वो भी यहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, ठीक है। मकर जो रेखा है वो यहाँ से इसे काटती है, तो ये भी आपसे कई बार पूछा है। दूसरी बात करें तो ये जो कह सकते हैं देश है, अगर इसके अक्षांशीय अवस्थिति की बात करें कि आखिर ये जो देश है ये कहाँ पर अवस्थित है, अगर भूगोल की भाषा में देखें तो इसका अक्षांश और देशांतर हम फिक्स करते हैं, उसके आधार पर इसकी भौगोलिक अवस्थिति बताते हैं। तो देखिए, ये पृथ्वी के आप देखेंगे ये इक्वेटर है, ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के क्या है, ये साउथ में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ये किस गोलार्ध में है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। दूसरी बात देखिए, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके ये पूरब में है। तो पूरब का मतलब क्या हो गया, ये
पूर्वी गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण देश है। तो ये दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण देश है, जहां से जो मकर रेखा है वो गुजरती है। अब हम बात करेंगे ये जो देश है इसकी जो सीमाएं हैं वो एक दूसरी तरफ से ये भी देख सकते हैं कि इसके पश्चिम में क्या है कि पूरा जो अटलांटिक ओशियन का जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ आएंगे तो इस साइड आ पाएंगे तो इंडियन ओशियन वाला जो पूरा क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि कौन कौन से देश हैं जिनसे ये अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। तो थोड़ा सा उस पर हम डिटेल से देखेंगे। ये इसका लार्ज मैप है। थोड़ा सा लार्ज मैप की हम बात करें कि आखिर कौन कौन से देश हैं जो नामीबिया से अपनी जो सीमा है वो साझा करते हैं। इधर से बढ़ते हैं, देखिए ये कौन सा देश है, ये अंगोला है। तो अंगोला से नामीबिया अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। दूसरी तरफ आप बढ़ते रहिए तो इधर आएंगे तो बोत्सवाना, बोत्सवाना से क्या है ये अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। और दूसरी तरफ दक्षिण में आएंगे तो साउथ जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका से भी ये अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो जिम्बाब्वे है, जो अंगोला है, जो बोत्सवाना है, इनसे भी अपनी क्या करता है ये सीमाएं साझा करता है। तो इस तरह से क्या है कि जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, अंगोला, इन देशों से ये अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में इसके जो पॉलिटिकल मैप है उसको भी देख सकते हैं। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको हमने दे दिया है कि इसका राजधानी जो शहर है वो कहाँ है, विंडहोक है। इसका जो कुल क्षेत्रफल कितना है, जल क्षेत्र कितना है, जनसंख्या कितना है, यहाँ की करेंसी क्या है, सबसे जो बड़ा शहर है वो कौन सा है, तो राजधानी शहर ही सबसे बड़ा शहर है। प्रति व्यक्ति जो घरेलू या प्रति व्यक्ति जो आय है और घरेलू जो जीडीपी इसकी है वो कितनी है, ये सारे डेटा हमने आपको दे दी हैं। अब थोड़ा सा नामीबिया के बारे में जो बेसिक ज्योग्राफिकल जो नॉलेज है उस पर हम बात करते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो नामीबिया दुनिया का 34वां सबसे बड़ा देश है। आप समझ सकते हैं 34th लार्जेस्ट कंट्री है और दूसरा सबसे कम घनी आबादी वाला देश भी माना जाता है। अगर इसके भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, यहाँ की जो स्थलीय विशेषताएं हैं वो कैसी हैं, तो काफ़ी विविधता वाला है। अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा, मैदान भी देखने को मिलेंगे, दलदल भूमि भी देखने को मिलेंगे, सवाना जो भूमि है वो भी देखने को मिलेगा, पहाड़, नदी, इन सब से क्या है ये पूरी तरह से रिच नामीबिया का क्षेत्र है। दूसरी बात करें कि जो इधर अटलांटिक ओशियन वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये देखिए एक तरह से हल्के येलो कलर से ये पूरा जो क्षेत्र है ये दिखाया गया है, जो अटलांटिक ओशियन से इसकी जो सटा हुआ जो पूरा कह सकते हैं तटीय क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इसकी हम विशेषता की बात करें तो ये क्या है कि पूरा इस क्षेत्र में जो विविधता है वो तो हमें देखने को मिलेगा ही, तटीय जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग हैं। तटीय जो नामीब जो रेगिस्तान है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा जो डेजर्ट वाला जो क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर नामीब जो मरुस्थल है वो देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसके बड़े मैप पे आएंगे, हम देखेंगे कि आखिर ये कहाँ पर है। देखिए तटीय क्षेत्र में ही आपको ये नामीब जो डेजर्ट है इसका जो रीजन है ये दिखाया गया है, जो नामीब मरुस्थल है उसके बारे में दिखाया गया है। एक तरह से पूरा जो क्षेत्र है ये पूरे तट को कवर कर लेता है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो तट है इसको क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है। चट्टानी क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है। नामीब जो है ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट का सबसे महत्वपूर्ण जो रेगिस्तान है उस तौर पे ये जाना जाता है। और ये जो है ये अंगोला के जो नामीब शहर हैं और दक्षिण अफ्रीका का जो ओलिफेंट्स है उस नदी के बीच में ये सामान्य तौर पे फैला हुआ माना जाता है। नामीब का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो क्या है, नामीबिया में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे इसका विस्तार क्या है, अंगोला तक है, लेकिन जो नामीब मरुस्थल है इसका सबसे अधिक विस्तार जिस देश में देखने को मिलता है वो नामीबिया है। तो ये भी प्रश्न सीधे आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर जो नदी है वो आपसे पूछ सकता है कि आखिर कौन कौन सी नदी का जो विस्तार है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दूसरी बात करें तो नामीब का जो पश्चिम भाग है वो अटलांटिक महासागर का जो एक सीमा है वो सीमा बनाता है। और यहीं पर आपको कई सारी जो नदियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जिनका जो प्रवाह है इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। आएंगे नदियों पर, लेकिन उससे पहले कुछ और बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ का जो केंद्रीय पठार है वो सबसे महत्वपूर्ण है।
कि आखिर जो सेंट्रल जो प्लेटू है वो क्या है। तो केंद्रीय जो पठार है देश की पूरे इस क्षेत्र में फैला हुआ जो केंद्रीय पठार है वो सबसे महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। देश का जो अधिकांश कह सकते हैं कि कृषि से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं वो इस क्षेत्र से संबंधित है। इस हिस्से में देखें तो सवाना जो वनस्पति है वो भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ बहुत अलग अलग जो झाड़ियाँ हैं, वुडलैंड्स हैं, वो देखने को मिलते हैं। उत्तर की ओर जो पठार है यहाँ पर कई सारे और भी जो माउंटेन हैं, जो पठारी क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत आपको देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा जो राजधानी शहर है विंडहोक, उसके उत्तर में आप देखेंगे तो ये जो पर्वत है जो औस माउंटेन है वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ क्या है कि राजधानी के दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो यहाँ भी एक महत्वपूर्ण जो पर्वत है वो आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है हुन्स माउंटेन। तो हुन्स और औस ये दो महत्वपूर्ण जो पर्वत हैं ये नामीबिया में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये दोनों पर्वत के जो नाम है ये आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर खास तौर पे देखिए एक जो नदी है, इधर से देखिए ये जो फिश रिवर है ये क्या हो रही है, अंतर्देशीय क्षेत्र में एक तरह से प्रवाहित हो रही है, एक देश से दूसरे देश में जा रही है और हुन्स पर्वत के पूरब में इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। ये नदी आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर देखेंगे ये क्या है, ये पूरा जो अक्षांश रेखा है महत्वपूर्ण, इसे भी काटने का ये काम करती है। तो मुख्य रूप से देखें तो नामीबिया क्या है कि यहाँ की जो जलवायु है वो कठोर है, शुष्क प्रकृति वाली है और इस कारण देखें तो कई जो शहर हैं, कई सारे जो शहरी केंद्र हैं वहाँ पर देखेंगे तो जो नदियों का प्रवाह है वो उस स्तर पे नहीं है। कम जल धारण वाली जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नदी देखने को मिलती है वो 2-3 नदियाँ हैं, जिसमें फिश नदी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, स्वाकोप नदी है या फिर कुइसेब है। तो इस तरह की जो नदी है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। इसके अलावा देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी क्या है कि आपको माउंटेन देखने को मिलेगा, ब्रैंडबर्ग, ये यहाँ का महत्वपूर्ण जो पर्वत है उस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे जो इस तरह के जो नेशनल पार्क हैं उनकी अवस्थिति भी पूछी जाती है, जैसे नामिब जो नौकुल्फ जो नेशनल पार्क है वो इस आप देख सकते हैं जो नामिब जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसी में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर यहाँ के महत्वपूर्ण जो लोकेशन है उन पर अगर बात करेंगे तो स्केलेटन जो कोस्ट है वो आपसे पूछा जाता है, इसकी जो अवस्थिति है वो आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर देखिए कूनी जो रिवर है वो एक तरह से क्या है कि यहाँ पर अंगोला और जो नामीबिया है उनके बीच में जो एक सीमा रेखा है, जो बॉर्डर लाइन है वो बनाती है। और ठीक ऐसे ही आप देखेंगे तो इधर क्या है कि यहाँ पर जो कुबांगो रिवर है ये भी क्या है कि एक तरह से नामीबिया के लिए सीमा रेखा बनाने का काम करती है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है या आबादी आर्थिक रूप से विकसित जो शहर माना जाएगा, जहाँ पर वित्तीय लेन देन होते हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं, वो इसके केंद्रीय भाग में अवस्थित जो विंडहोक सिटी है वो इसका राजधानी शहर होने के साथ साथ क्या है सबसे बड़ी आबादी वाला शहर भी माना जाता है। ये खास तौर पर देखें तो करास जो क्षेत्र है इसे करास क्षेत्र बोला जाता है। करास क्षेत्र में अवस्थित जो विंडहोक है ये सबसे महत्वपूर्ण नामीबिया का राजनैतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में जो भी बेसिक जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए और यहाँ के जो भी पर्वत, पठार, नदी हैं इनके बारे में बेसिक अगर आपको जानकारी है तो यहाँ से अगर प्रश्न बनते हैं तो उनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया और बाकी जो चीज़ें हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही, हमने नामीबिया के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो ले ली। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।